इसका टाइम पीरियड डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि ये इंडस वैली के बाद एक रूरल सिविलाइजेशन आई थी। आर्यंस के बारे में डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड अबाउट लैंग्वेजेस, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पाथ ऑफ अराइवल, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, देन वी डिस्कस्ड कंप्लीटली अबाउट द ऋग्वेदिक एज। और ऋग्वेदिक एज में आपका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1500 से लेकर 1000, और उसमें ये लोग कहाँ रहा करते थे हमने वो भी डिस्कस कर लिया था। और ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद की खास बातें क्या है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वी डिस्कस दैट पार्ट एज वेल। देन वी डिस्कस्ड द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वी डिस्कस्ड अबाउट द ट्राइबल असेंबलीज, वी डिस्कस्ड अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। इसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपके कुल से बनता है ग्राम, ग्राम से बनता है विस, और विस से बनता है आपका जन, जन यानी कि ट्राइब। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डिवीजन ऑफ सोसाइटी, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिवीजन ऑफ सोसाइटी वाज नॉट रिजिड, बड़ा नॉर्मल सोसाइटी की डिवीजन थी। और इसके पीछे एक लॉजिक भी था, जिस लॉजिक को हमने नाम दिया था डिवीजन ऑफ लेबर। इन यस्टरडेज क्लास आई डिस्कस दिस पार्ट पर्टिकुलरली इन वेरी मच डिटेल, तो आई थिंक दिस पार्ट आर ऑल्सो क्लियर टू यू। Then we discussed about the position of women, and we came to know कि the position of women was comparatively, not completely better but comparatively it was better। और जो पीरियड हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ लेटर वैदिक पीरियड, उस पीरियड के कंपैरेटिवली तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पे। ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है, और रिलीजन में भी हमने डिस्कस कर लिया था। एंड नाउ वी आर इनटू द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना लेटर वैदिक पीरियड के, तो लेटर वैदिक पीरियड में आपको पहले तो उसका टाइम पीरियड याद रखना है कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था दैट वाज लेटर वैदिक पीरियड। और इस समय के ऊपर जो आपके बाकी के 3 वेद हैं, जो आपके बाकी के 3 वेद हैं, जिनमें से एक है आपका यजुर्वेद, सामवेद, और तीसरा है आपका अथर्ववेद। ये तीनों वेद जो हैं आपके इस टाइम पीरियड में लिखे गए थे, कंपाइल किए गए थे, और इसीलिए इसको हम लेटर वैदिक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है। और जिस समय के ऊपर ये वेद लिखे गए थे, ये बाकी के 3 वेद लिखे गए थे, उस समय के ऊपर कुछ और भी इवेंट्स हो रहे थे। उसमें एक इवेंट में ये था कि दीज पीपल हैड डिस्कवर्ड द यूज ऑफ आयरन। ठीक है। एंड दिस वाज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज इन इंडिया। और ये आयरन एज थी, तो इस कारण से आपको मैंने पहले भी मैप पे बताया था कि व्हेन वी गो फ्रॉम इंडस टू गंगा, तो बीच में एक रीजन आता था जिसको हम बफर जोन कह रहे थे उस समय के ऊपर। उस बफर जोन में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, और जो उस समय की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल करके उन फॉरेस्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता था। उस जगह को सेटलमेंट के लिए या सिविलाइजेशन के लिए तैयार नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब आयरन आ गया और आयरन के बने हुए टूल्स आ गए, then it was very much possible for people to cut this forest and go to a different land। तो इस समय के ऊपर जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की, तो आयरन एज आने के साथ साथ जो आपकी सिविलाइजेशन थी वो आपकी शिफ्ट कर गई थी गंगा एंड यमुना प्लेन्स के ऊपर। गंगा एंड यमुना प्लेन्स के ऊपर जो सिविलाइजेशन थी वो आपकी शिफ्ट कर गई थी। ठीक है। या जिसको हम कह सकते हैं गेंगेटिक वैली। और धीरे धीरे जो इस समय के ऊपर आपकी सिविलाइजेशन बनी थी वही बाद में बड़े बड़े जो एम्पायर्स होंगे विच विल ऑल्सो रिजल्ट इन द राइज ऑफ मगध। तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर में कल डिस्कस करूंगा दैट इज गोइंग टू बी राइज ऑफ मगध। और उस मगध का राइज का जो बैकग्राउंड है वो आपका यहीं पे शुरू होगा। ठीक है। तो होपफुली आप हल्की सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले चुके हो लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। जो एक चीज यहाँ पे मेरे को और डिस्कस करनी है कि इस पीरियड को हम कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर एज। पेंटेड ग्रेवेयर एज, या कई जगह के ऊपर आपको PGW देखने को मिलेगा। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे स्टोन के टूल्स में एडवांसमेंट आई थी और स्टोन के टूल्स कैसे हुआ करते थे उसके बेसिस के ऊपर हमने सोसाइटी को डिवाइड किया था, पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है। हमने डिस्कस किया था ना ऐसे चीजों के बारे में। तो वैसे ही आपका जो पोट्री है, पोट्री में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो हर एक पर्टिकुलर पीरियड में डिफरेंट तरह की पोट्री देखने को मिलती थी। पहले आपको नॉर्मल सी मिट्टी की पोट्री देखने को मिलती थी जो कि थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की होती थी, फिर प्रॉपर रेडिश कलर की आ गई, फिर उसको ब्लैक कलर की पोट्री आ गई। तो एक समय के ऊपर जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक की, तो आपका PGW पोट्री यानी कि पेंटेड ग्रेवियर, एक ऐसी पोट्री जो जिसके ऊपर ग्रे कलर का पेंट किया जाता था, जो कि एक बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक आता था उस पोर्ट्स को ना,
तो इस पीरियड को हम पॉट्स के साथ ही मतलब हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो जो पॉट्स हैं आपके, तो वो कैसे कलर के हुआ करते थे, पेंटेड ग्रे कलर के हुआ करते थे, तो PGW एज भी कहते हैं। और अभी बाद में आपका जो है आपका ओकरे कलर, OCP भी आएगा, ओकरे कलर जो आपका बाद में पीरियड आएगा। तो अभी तक के लिए आपने इतना याद रखना है कि जो लेटर वैदिक पीरियड है इसको PGW पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, PGW, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड एंड नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। और जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कशन सिर्फ इतनी सी है कि जो हमने डिस्कस किया था ऋग वैदिक पीरियड में, उसी को हमने कंपेयर करना है लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऋग वैदिक पीरियड में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किया था। तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने डिस्कस किया कि बड़ी बेसिक सी गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट में राजा की बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं हुआ करती थी। तो याद रखना कि इस गवर्नमेंट में जो आपका रूलर है, यानी कि जो आपका राजन है या जो आपका राजा है, उस राजा की पावर हल्की सी इंक्रीज होती है। और ये कुछ एविडेंसेस हैं, ये 3 यहाँ पे एविडेंसेस हैं, ये तीनों एविडेंसेस शो करते हैं कि देयर वाज अ कांस्टेंट राइज इन द पावर ऑफ द किंग, द रूलर, ठीक है। तो जो रूलर था आपका, जो इसकी पोजीशन थी वो क्या बन गई, हेरिडिटरी बन गई। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अब राजा के बाद उसका जो बेटा है वो उसकी पोजीशन को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर बाद में पोता राजा बन जाएगा। तो यानी कि अब वंशवाद होना शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब राजा की अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन नहीं करता है। इट मीन्स कि यस, द रूलर हैज ग्रोन इनटू पावर, ठीक है। राजा की पावर इंक्रीज हो गई, इसका हमें इस बात से भी लगता है पता कि राजा ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, अब सेक्रीफाइस का मतलब होता है यज्ञ या यज्ञ, क्या करना शुरू कर दिया, यज्ञ। अब जो भी आदमी यज्ञ करता है उसका सिंपल वर्ड, मतलब बेसिकली जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उस पीरियड में यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइसेस, अपनी एक पावर को शो करने का तरीका। और सेक्रीफाइसेस और यज्ञ सिर्फ हायर कास्ट के लोग करते थे, या पावरफुल या रिच लोग किया करते थे। तो अब राजा जो है लार्ज स्केल के ऊपर यज्ञ करना शुरू कर चुका है। और हमें लेटर वेद में 3 तरह के यज्ञ देखने को मिले या यज्ञ देखने को मिले। इन 3 तरह के यज्ञ या यज्ञ कौन कौन से हैं, राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध। देखो पहले राजा की बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी हुआ करती थी, राजा का सिंपल सा काम हुआ करता था गोपति या गोपा, यानी कि गाय की रक्षा करने वाला, बिकॉज काउज वर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो अभी धीरे धीरे क्या हो गया आपका, जो राजा है, राजा की जो पावर है वो चेंज हो रही है, राजा पावरफुल बनता जा रहा है। उस समय के ऊपर राजा को सेक्रीफाइसेस नहीं करता, क्योंकि राजा बड़ा मतलब मॉडेस्ट सा आदमी हुआ करता था कि ठीक है यार, इन लोगों ने मेरे को चुना है, मैं इनकी सेवा करता हूँ। लेकिन राजा की अब जो पोजीशन है वो परमानेंट हो चुकी है, ठीक है। अब वो लोगों को आंसरेबल नहीं है, मेरा बेटा नालायक होगा वो फिर भी मेरे बाद रूलर बनेगा। इट शोज दैट द रूलर हैड बिकम द पावरफुल एंटिटी। तो अब अपनी पावर को शो करने के लिए, पावर को बार बार दिखाने के लिए क्या करेगा, डिफरेंट तरह के यज्ञ करेगा, जिनमें से एक था राजसूय। पहले बड़ी शांति से वो गद्दी के ऊपर बैठ जाया करता था, लेकिन अब जो अपनी गद्दी पे बैठेगा तो गद्दी पे बैठेगा नहीं, अपने लिए एक शाही क्या करेगा, कंसेक्रेशन सेरेमनी करवाएगा, यानी कि अपना राज्य अभिषेक करवाएगा प्रॉपर तरीके से। राज्य अभिषेक में जो आपकी पुराने यज्ञ हुआ करते उसमें देवताओं को इन्वाइट किया जाता था, पावरफुल ऋषियों को इन्वाइट किया जाता था। तो राजा अपनी अथॉरिटी जमा रहा है कि देखो भगवान की प्रेजेंस में, ऋषियों की प्रेजेंस में मैं राजा बन रहा हूँ, और मैं बेसिकली एक डिवाइन फिगर बनने वाला हूँ अब, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था ना कि राजा का जो कनेक्शन था, इट हैड नथिंग टू डू विथ गॉड या कोई डिवाइन कनेक्शन नहीं था। अब धीरे धीरे वो अपनी पोस्ट को परमानेंट करने के लिए राजा के जो राज्य अभिषेक हुआ करता था उसको सेलिब्रेट करते थे, एक बहुत बड़ा यज्ञ करते थे जब राजा राज की गद्दी के ऊपर बैठता था, ठीक है। तो रॉयल कंसेक्रेशन सेरेमनी जो है, तो इसका यही था कि बेसिकली राजा को सुप्रीम पावर दी जा रही है इस समय के ऊपर, बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस में वो शो करता था कि मैं राजा हूं, अपनी पोजीशन को वो लोगों को दिखाता था। अगला है आपका वाजपेय। अब राजा अपनी पावर दिखाने के लिए क्या करवाता था, देखो उस समय के ऊपर बहुत ज्यादा सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करते थे। तो राजा क्या करता, राजा चैरियट रेस करवाया करता था, ठीक है। चैरियट क्या होता है, रथ। तो रथों की एक रेस करवाया करता था। उन रथों की रेस में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अल्टीमेटली राजा ही जीतता था अगेंस्ट ऑल द किंग्समैन, ठीक है। तो अगर एक रेस हो रही है,
एक भयंकर लेवल की रेस हो रही है और उसमें राजा जीत रहा है हर बार। इसका मतलब क्या है कि जो राजा है आपका वो अपनी पावर को शो कर रहा है कि देखो मेरा रथ, जिस रथ के ऊपर मेरा ध्वज है, जिस रथ के ऊपर मेरा सिंबल है, वो रथ जीत रहा है, वो बड़े से बड़े वॉरियर्स को भी यहाँ पे हरा रहा है। ठीक है, तो ये भी यज्ञ है, मतलब फेस्टिवल है लेकिन यज्ञ है। ठीक है, अगला है आपका अश्वमेध। राजा अपनी पावर को रीइंस्टेट करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करवाया करता था। आपने रामायण में सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, तो जब प्रभु श्री राम वापिस आए थे तो उस समय के ऊपर उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसको उनके ही बेटों ने बीच में रोका भी था, लव कुश ने। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो आपकी पर्टिकुलर टेरिटरी है, आप सपोज करो कि दिस इज द टेरिटरी ऑफ योर किंगडम और इसके साथ लगता है कोई और किंगडम, तो आप करोगे क्या कि आप अपने राज्य के पॉइंट से एक घोड़े को छोड़ोगे, घोड़ा मतलब अश्व, अश्व को छोड़ोगे और जिस जिस एरिया में वो अश्व घूमता जाएगा वो एरिया राजा का होता जाएगा। अब हो सकता है कि ये जो एरिया है ये किसी बी रूलर का है, तो अगर बी रूलर ने इसको रोका तो उसको ए रूलर के साथ युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, और युद्ध में जो जीतेगा उसका वो वाला एरिया हो जाएगा। तो राजा ना बेसिकली अपनी पावर को शो करता था कि देखो मेरा घोड़ा जहां जाएगा वहां वहां तक मेरा एरिया होता जाएगा। वो अपनी पावर को रीइंस्टेट कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा की कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, यानी कि राजा को जब जरूरत पड़ती थी तो उस समय के ऊपर राजा जो है अपने सोल्जर्स को बुला लिया करता था। किंग स्टिल डिड नॉट हैड एनी स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, लेकिन आर्मी हल्की सी मॉडर्नाइज जरूर हुई थी और वॉर्स थोड़ी सी और फ्रिक्वेंट हो चुकी थी। जैसे जो अभी आपकी वॉर है वो वॉर्स हुआ करती थी राष्ट्र के लिए। वो वॉर्स किसके लिए हुआ करती थी? राष्ट्र के लिए, यानी कि देश के लिए, जमीन के लिए। पहले वॉर्स हुआ करती थी अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, काउस के पीछे वॉर्स वगैरह हुआ करती, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, बैटल्स हुआ करती थी। ठीक है, हमने दश राजन युद्ध के बारे में भी देखा। लेकिन इस समय के ऊपर टेरिटरी के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा की कोई फिक्स आर्मी नहीं हुआ करती थी। जब उसको जरूरत पड़ती थी तो वो सेना को बुला लिया करता था और वो यज्ञ क्या करते थे, युद्ध किया करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शो करती हैं। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अभी भी क्या है? मोनार्कियल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनार्कियल? राजतंत्र। ठीक है, राजा का रूल है। और इस समय के ऊपर आपका ओरिजिनल राजतंत्र है। जो हमने पहले राजतंत्र देखा ना, वो तो बड़ा ही प्रिमिटिव टाइप का राजतंत्र था कि राजा बड़ा मॉडर्न सा है, हाथ जोड़ जोड़ के रूल कर रहा है। लेकिन इस समय के ऊपर जो आपका राजतंत्र है वो बड़ा ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ राजतंत्र है और इसमें राजा की एक्सट्रीम पावर्स हैं, जिसको हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। धीरे धीरे राजा की पावर और बढ़ेंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में जैसे हम पहले बात करते थे कि आपका एक ग्राम होता है, मतलब सबसे पहले तो आपका कुल होता है, कुल से ग्राम बनता है, ग्राम से विश्व बनता है, विश्व से बनता है जन। तो जन होता है आपका छोटा मोटा ट्राइब। जन क्या होता है? आपका एक ट्राइब, जिसका कंपैरेटिव अगर हम ज्योग्राफिकल साइज देखें तो काफी छोटा हुआ करता था। ठीक है, हमने भारता ट्राइब के बारे में देखा, मत्स्य, कुरु, पुरु, हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया। लेकिन अब जो आपका जन था वो जन क्या बन गए थे? जन बन गए थे जनपद। जन क्या बन गए थे आपके? जनपद। यानी कि जिस तरीके से राजा की पावर बढ़ रही थी वो अपने आसपास के ट्राइब्स को मिलाता जा रहा था। एक ट्राइब दूसरे ट्राइब के साथ अटैक कर रहा है, उसके साथ युद्ध कर रहा है, नहीं तो फिर शादी के अलायंस हो गया, मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो गया। लेकिन मल्टीपल ट्राइब्स वर कंबाइनिंग। तो जिस तरीके से आपका जन था, जन अब जनपद बन गया है और उसी जनपद को राष्ट्र भी बोला गया है लेटर वैदिक पीरियड में। राष्ट्र जो शब्द है आपका वो पहली बार आपको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है या लेटर वेद्स में देखने को मिलता है। और जन क्या बन चुका है? जन बन चुका है आपका जनपद। इसका मतलब है टेरिटरी और ये है आपकी लार्जर टेरिटरी। धीरे धीरे जैसे बहुत सारे जन मिले, बहुत सारे जन मिलके क्या बन गया? जनपद। ठीक है, जब बहुत सारे जनपद बनेंगे या आपस में मिल जाएंगे तो वो बन जाएंगे आपके महाजनपद। तो महाजनपद तो हमारा कल का चैप्टर है और उन्हीं महाजनपद में से एक महाजनपद कौन सा था? आपका मगध, विच इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न टू अस। उसी के ऊपर आपके महान से महान रूलर्स ने रूल किया है, चाहे वो अशोका है, चाहे वो आपका महापद्मानंदा है, बहुत सारे रूलर्स हैं, अजातशत्रु, बिंदुसारा, बिंबिसारा। ठीक है, देयर आर मेनी रूलर्स हु रूल्ड ओवर दीज एरियाज एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो अब देखो कि अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, अभी भी वो आपका कुल है, अभी भी वो आपका ग्राम है, विशु है, लेकिन जन क्या बन चुका है? जनपद बन चुका है।
अब छोटे मोटे ट्राइब्स नहीं बने, क्योंकि राजा की पावर बढ़ चुकी है, वो वॉर्स लड़ रहा है, जन क्या बन चुके हैं, जनपद बन चुके हैं, द रूलर हैज गॉट द लार्जर टेरिटरीज। ठीक है, क्योंकि राजा पावरफुल हो चुका है तो उस समय के ऊपर जो आपकी सभा और समिति हुआ करती थी, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगी। क्या होगी, इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम होगी। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी कम हुई, समिति की। जो विधाता भी एक तरह की आपकी ट्राइबल कम्युनिटी या ग्रुप हुआ करता था, असेंबली हुआ करती थी, विधाता तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। लेकिन फिर भी आपको एक चीज याद रखनी कि आपकी जो सभा थी, सभा की फिर भी इंपॉर्टेंस थी, समिति की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत कम हो गई थी। क्योंकि अब राजा पावरफुल हो चुका है तो हर फैसला राजा ही लेगा, वो असेंबलीज नहीं बुलाया करेगा। ठीक है, नाम देखने को मिला है कि सभा हुआ करती, समिति हुआ करती थी, लेकिन सभा और समिति की जरूरत कब है, जब राजा मॉडर्स्ट हो, जब राजा चाहता है कि मैं अपने लोगों से पूछूं और उनसे सवाल जवाब करके मैं अपने फैसले लूं। ठीक है, लेकिन इस समय क्या पता, राजा अल्टीमेट पावर के ऊपर है, ही विल नॉट बी आस्किंग द पीपल ऑफ हिज टेरिटरी कि मैं क्या करूं। तो उसने असेंबलीज का रोल जो है वो खत्म कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत जो सभा है, यानी कि जो आपकी एल्डर्स की काउंसिल है, जिसमें थोड़े से कम मेंबर हुआ करते थे, कई बार उनसे कोई ना कोई सलाह मशवरा कर लिया करता था, लेकिन उसके अलावा असेंबलीज की जो पावर है वो कम हो चुकी है। ठीक है, और राष्ट्र की जो टर्म है वो अपेयर होती है, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आपकी वॉर्स हैं, ठीक है, वो वॉर अब हो रही है टेरिटरी के पीछे, यानी कि राष्ट्र के पीछे, ना कि काउज के पीछे। ठीक है, तो अब ये छोटा मोटे बच्चों वाली लड़ाई नहीं रही। नाउ द थिंग्स हैव बिकम रियल। जिस तरह से हम राजाओं को समझते हैं, उस तरीके से अब हम राजाओं को देख पा रहे हैं यहाँ पे कि राजाओं की पावर ग्रो कर रही है, राजा अपने मनमानी भी कर रहे हैं, अपनी इच्छा से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा है आपकी डिवीजन ऑफ सोसाइटी, और इस डायग्राम में मैं आपसे सिर्फ डिवीजन ऑफ सोसाइटी डिस्कस नहीं करूंगा, मेरे को आपसे यहाँ पे और भी चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक यहाँ पे स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ सोसाइटी की, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई थिंक आई विल हैव टू कीप इट लाइक दिस ओनली। ओके, तो जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ सोसाइटी की, तो सोसाइटी तो आपकी अर्ली वैदिक पीरियड में भी डिवाइडेड थी, लेकिन वो आपकी रिजिड नहीं थी। लेकिन इस समय के ऊपर आपकी जो सोसाइटी है वो हो चुकी है रिजिड। और यहाँ पे आप डायलॉग याद कर सकते हो अमिताभ बच्चन जी का, कि कह दिया बस कह दिया। मतलब कि जो कास्ट आपको अलॉट कर दी, वो कास्ट आपकी हमेशा ही रहेगी, वो कास्ट अब चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि देयर वाज कंसेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी कि आप जिस कास्ट में पैदा हुए हो सकता है कि आपके फादर किसी और कास्ट में हो, लेकिन मरने से पहले आप अपना जो हाथ की लकीरें आप उसको बदल सकते हो, आप चेंज हो सकते हो, आप एक बेटर प्रोफेशन में भी जा सकते हो। और अगर आप काम नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए, आप शूद्र फैमिली में चले जाओ। तो वो अब रिजिड हो चुका है। ठीक है, अब इसको रिजिड बनाने का कारण क्या है, इसको रिजिड बनाने का कारण ये है कि आप देखो कि आपके ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे, ठीक है, वो बेसिकली पावरफुल लोग थे, दे वर द पीपल हैविंग द वेल्थ एंड ऑल। क्षत्रिय जो थे आपके, वो रूलिंग क्लास हुआ करती थी, वो वॉरियर क्लास हुआ करती थी। और लेकिन उस वॉरियर क्लास को भी बेसिकली कौन ट्रेन करता था, कौन मैनुपुलेट या कौन समझाता था, पढ़ाता था, वो थे ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने किसी तरीके से जो आपका वर्ण का सिस्टम, जो कि एक टेम्पररी सिस्टम हुआ करता था, एक टेम्पररी अरेंजमेंट हुआ करता था, तो उन्होंने इसको एक परमानेंट सिस्टम कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण चाहता था कि मैं सबसे ऊंचा हूं, तो मेरा बच्चा भी मेरे से ऊंचा ही रहना चाहिए। तो जिस तरीके से राजा की गद्दी क्या बन गई, हेरिडिटरी बन गई, उसी तरीके से जो आपका वर्ण सिस्टम है वो भी क्या बन गया, वंशवाद वाला बन गया। यानी कि फादर के बाद बेटा, बेटे के बाद जो आगे जनरेशन है, उसकी अब कास्ट चेंज नहीं हो सकती, जो काम फादर करता है वही काम बेटा भी करेगा। तो अब जो आपका कास्ट सिस्टम है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, वर्ण सिस्टम, वो वर्ण सिस्टम क्या हो गया, आपका परमानेंट हो गया। तो जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ सोसाइटी की, तो ये आपका एक पिरामिड है जो आपको याद रखना है कि आपकी 4 कास्ट आ गई, एक आ गया ब्राह्मण, एक आ गया क्षत्रिय, एक आ गया वैश्य, एक आ गया शूद्र। तो इस समय के ऊपर क्या आ गया, आपकी 4 वर्ण आ गई, यानी कि 4 क्लास आ गई, 4 कास्ट आ गई। ठीक है, और ये हैं आपकी 4 कास्ट। और इनमें से कुछ और भी लोग हैं जिनको किसी भी कास्ट में कंसिडर नहीं किया जाता था, उनको कहते हैं, एक सेकेंड जस्ट, परियाहा। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो आउटकास्ट,
या फिर अनटचेबल्स, यू कैन ऑल्सो कॉल देम अनटचेबल्स। बाद में इनका मेंशन करेंगे चाइनीज और इनको नाम देंगे चंडालास। कुछ चाइनीज आएंगे इंडिया में विजिट करते हुए, बुद्धिज्म को सीखते हुए, उस समय के ऊपर ये पर्याहास का, आउटकास्ट का मेंशन करेंगे और उनको क्या नाम देंगे, चंडालास। तो कुछ जो लोग हैं आपके समाज में, कुछ तो आपके 4 वर्णों में आया करते थे, लेकिन कुछ लोग आपके 4 वर्णों में भी नहीं आया करते थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, पर्याह, यानी कि आउटकास्ट। जो किसी भी कास्ट में नहीं आते हैं वो अनटचेबल्स हैं। और जब चाइनीज ट्रेवलर्स इंडिया में आए तो उन्होंने बताया है कि इनको चंडालास कहा जाता था, ठीक है। तो ये है आपकी सोसाइटी की डिवीजन इन 4 सिस्टम्स में, ठीक है। और अब ये क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है रिजिड, और अब इसमें कोई भी मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो रिमेंबर कि सोशल मोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। तो हाउ मेनी कास्ट वर देयर इन लेटर वैदिक एज, देयर वर 4 कास्ट। अब इस सोसाइटी में आपके कुछ और भी कंसेप्ट आए, ठीक है। ये डायग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें एक और दो और कंसेप्ट आए। एक कंसेप्ट आया सोसाइटी में आश्रम्स का, और एक कंसेप्ट आया आपका पुरुषार्थास का, ठीक है। एक कंसेप्ट आया आपका आश्रम्स का, एक आया आपका पुरुषार्थास का। अब इन दोनों कंसेप्ट्स का बेसिकली डिवीजन ऑफ सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं जो लोग उस समय के ऊपर समझा करते थे। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि लोग जो कहते हैं कि आपकी जो लाइफ का एम होना चाहिए दैट इज मोक्ष, यानी कि लिबरेशन। और लिबरेशन कैसे होगी, ठीक है, बड़ी मुश्किल है। लिबरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप इन 3 चीज़ों में घूमते रहोगे, काम, अर्थ और धर्म में, ठीक है। काम, अर्थ और धर्म में आप 3 चीज़ों में घूमते रहोगे। और लाइफ का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, आपका मोक्ष, यानी कि लिबरेशन। आप इस सर्कल से बाहर घूमो, ठीक है। तो काम मतलब प्लेजर, धर्म मतलब राइटियसनेस, ठीक है। और एक है आपका अर्थ, अर्थ मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमिकली आप ठीक होने चाहिए, पैसा कमाओगे, प्लेजर्स भोगोगे और धर्म के पाथ के ऊपर चलोगे। धर्म मतलब आप अपना काम करोगे, ठीक है। अब धर्म का मतलब आप अपना काम करोगे और सही तरीके से काम करोगे, दैट इज योर धर्म। तो अब ये जो चीजें हैं ना, आपको जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी में बता रहा हूँ, डिवीजन ऑफ सोसाइटी हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। ये जो आपका पिरामिड देखने को मिला है, दैट इज डिवीजन ऑफ सोसाइटी। नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट 2 अदर कंसेप्ट्स विच वर क्वाइट प्रेवलेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एजेस, जिसमें एक क्या है आपका पुरुषार्थास, यानी कि एम्स ऑफ लाइफ। तो लाइफ का एम क्या होना चाहिए, आपका लाइफ का एम होना चाहिए मोक्ष, ठीक है। क्योंकि हम जब हमारा जन्म होता है तो धर्म, अर्थ और काम के सर्कल में हम घूमते रहते हैं, ठीक है। धर्म, अर्थ और काम के सर्कल में हम घूमते रहते हैं। और मोक्ष का मतलब क्या होता है, लिबरेशन। जब आप इन सब चक्करों से छूट जाते हो, आपको प्लेजर से फर्क नहीं पड़ता, आपको अर्थ से फर्क नहीं पड़ता, और आप सिर्फ राइटियसनेस के काम करना चाहते हो, तो बेसिकली आप मोक्ष पा लेते हो, ठीक है। ये एक पुरुषार्था थ्योरी है। और एक है आपका थ्योरी ऑफ आश्रमास। उसमें आपको डिफाइन किया गया है कि आपके लाइफ के स्टेजेस क्या हैं, ठीक है। इसको कहते हैं चतुर आश्रम। चतुर आश्रम में कहते हैं कि जब आप लाइफ में पैदा होते हो तो उस समय के ऊपर आपका पहला जो लाइफ का फेज है उसको ब्रह्मचार्य कहा गया है, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य में बेसिकली आप ट्रेनिंग लेते हो, आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हो, आप प्रैक्टिकल स्किल्स लेते हो, ठीक है। यानी कि आप सीखते हो, ब्रह्मचार्य मतलब सीखने की एज। फिर आप आते हो गृहस्थ स्टेज के ऊपर, जिसमें आप अपनी फैमिली बनाते हो और आप फैमिली की ड्यूटीज को पूरा करते हो, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी वनप्रस्थ स्टेट, जिसमें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, यानी कि आप अपने घर के बाहर भी कुछ सोचना शुरू करते हो। फिर एक आती है आपकी संन्यास, जिसमें आप आपने जो भी बनाया है आप रियलाइज करते हो कि उन सब में कुछ नहीं रखा हुआ, आप इन सब मतलब मोक्ष जो भी आपकी माया है आप उसे निकल जाते हो और आप मोक्ष की तलाश में इन सब चीजों को पीछे छोड़ देते हो, ठीक है। आपने भी यही देखा होगा, ठीक है। जो आपके आसपास के एल्डर्स भी आप देखते हैं, तो जब वो एल्डरली होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो ध्यान है स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ वो हल्का सा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे तो वो कहते हैं कि तीर्थ स्थान घूमने हैं, ठीक है, जीवन में कुछ नहीं रखा हुआ, सब कुछ जो भी है भगवान है। लेकिन अगर आप पूछोगे उनसे कि आपने यंग लाइफ में ऐसा किया, नहीं। एक समय के ऊपर उनको अपने परिवार की टेंशन थी, उससे पहले उनको अपनी पढ़ाई की टेंशन थी। जिस तरीके से हमें अब पढ़ाई की टेंशन है, बाद में परिवार की टेंशन होगी, फिर धीरे धीरे हम रियलाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे हम भी जाएंगे संन्यास की तरफ। इस समय के ऊपर संन्यास लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस समय के ऊपर ये आपकी लाइफ की 4 स्टेजेस हुआ करती थी। और ये दोनों कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ आश्रम्स यानी कि स्टेज ऑफ लाइफ एंड द कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्थास यानी कि एम्स ऑफ लाइफ,
बोथ द कंसेप्ट्स जो हैं आपके वो आए थे कहाँ पे, लेटर वैदिक पीरियड में हमको देखने को मिले थे। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हमें वर्ण के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, पुरुषार्थास के बारे में भी पढ़ना है, और साथ में हमें आश्रम्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, और दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ एंड दैट इज वाई आई एम डिस्कसिंग विद, ठीक है, डिस्कसिंग इट विद यू। और एग्जाम में भी अगर आएंगे कि आपका द आश्रम्स की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो आश्रम कोई बिल्डिंग या कोई मतलब प्लेस नहीं है, इट इज बेसिकली द कंसेप्ट जिसमें आप लाइफ के 4 स्टेजेस की बात करते हो। ठीक है, और एम ऑफ लाइफ क्या है, मोक्ष। ठीक है, अदरवाइज आप इन 4 सर्कल्स में घूमते रहोगे। अब आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ वीमेन की बात करते हैं। ठीक है, तो वीमेन की पोजीशन जो कि हमने डिस्कस करी है अभी तक, वो पहले बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वीमेन की पोजीशन, और वीमेन्स जो हैं वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लाइफ इंजॉय कर रहे थे जहाँ पे उनको डिसीजन में इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन वो सब चीज़ें अब बदल चुकी हैं लेटर वैदिक एज में। जो सोसाइटी में वीमेन्स की पोजीशन है, उस पोजीशन में कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं। जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज के, तो दे वर कंसिडर्ड एज सबॉर्डिनेट टू मेन, एंड जो भी मेजर डिसीजन मेकिंग होती थी इसमें भी वीमेन्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। ठीक है, जिस तरीके से पहले पब्लिक मीटिंग्स यानी कि सभा और समिति, इन सब में वीमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता था, फैसलों के लिए इनसे बात की जाती थी, अब इनकी पार्टिसिपेशन जो होगी वो होगी रेस्ट्रिक्टेड। चाइल्ड मैरिज के हमें कोई एविडेंसेस देखने को नहीं मिले थे, अब हमें चाइल्ड मैरिज के कॉमन एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। पहले तो हमने डिस्कस किया था कि वीमेन्स इवन हैड द लिबर्टी टू चूज देयर पार्टनर्स एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ देयर मैरिज, बट राइट नाउ दैट लिबर्टी इज नॉट अवेलेबल। चाइल्ड मैरिजेस के इंस्टेंसेस आपको देखने को मिले। फिर आती है आपके सती और पर्दा सिस्टम। तो सती क्या होता है, ठीक है, पर्दा सिस्टम क्या होता है, हमें इसके बारे में पता है। ये 2 सिस्टम भी हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो सती सिस्टम जिसको नहीं पता है, उसमें होता क्या है बेसिकली कि अगर हस्बैंड और वाइफ में से अगर हस्बैंड की डेथ पहले हो जाती है, तो जिस चिता के ऊपर, जिस फायर के ऊपर हस्बैंड को जलाया जाता है, उसी चिता के ऊपर विमेन यानी कि वाइफ को भी जलाया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सती सिस्टम। लेकिन उल्टा नहीं होगा। उल्टा नहीं होगा मतलब इसको हम कह सकते थे कि सती सिस्टम गलत, वैसे तो बहुत ज़्यादा गलत सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम को हम तब कहते हैं कि ये सिस्टम इतना गलत नहीं है या डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है अगर वाइफ की डेथ पहले होती और जिस चिता के ऊपर वाइफ को जलाया जा रहा है उसी चिता के ऊपर हस्बैंड को भी जलाया जा रहा है। ये उल्टी चीज नहीं हुआ करती थी ना, तो बेसिकली इट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड नॉट मेन। तो इसी कारण से दोनों सिस्टम जो थे आपके, चाइल्ड मैरिज हो गया, चाहे सती हो गया, चाहे पर्दा हो गया, ये वीमेन की पोजीशन को शो करता है कि वीमेन्स को तो मतलब ऐसे ही ट्रीट करते थे। और अगला जो है आपका, ठीक है, बट फिर भी हमें कुछ वीमेन स्कॉलर्स के बारे में पता लगा है यहाँ पे। ठीक है, गर्गी, मैत्री, ठीक है, कात्यायनी, तो ये सब जो हैं आपके बेसिकली ये हैं आपके वीमेन पोइट्स जो आपको देखने को मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। एंड दीज वीमेन पोइट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन अभी भी थी एंड एजुकेशन वाज स्टिल अवेलेबल टू वीमेन्स। मतलब बाकी सब चीज़ें थी, लेकिन क्या वीमेन्स की एजुकेशन रोक दी, जैसा कि एक समय के ऊपर हो गया था आपका सोसाइटीज में कि वीमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाता था। अंग्रेजों ने आके फिर से मोटिवेट किया कि वीमेन्स को भी एजुकेट करो। वीमेन्स अभी भी एजुकेटेड हुआ करती थी। ठीक है, और इन जो आपके लेटर वैदिक पीरियड में और जो आपके लेटर वेद्स हैं, इनमें आपको वीमेन पोइट्स के नाम या वीमेन ऑथर्स के नाम भी आपको देखने को मिले हैं, गर्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी। ठीक है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज है, इट हैज नथिंग टू डू विद द पोजीशन ऑफ द वीमेन। बस हमें बात करनी चाहिए कि एक गोत्र सिस्टम आ गया था। गोत्र सिस्टम में ये कहा जाता है कि अगर 2 लोग एक गोत्र से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर सेम ही होंगे। और गोत्र सिस्टम का मतलब ये था कि मैरिजेस बिटवीन सेम गोत्र वाज फॉरबिडन। मतलब कि 2 लोग अगर सेम गोत्र के हैं, अगर एक सेम फैमिली के हैं, तो उनके बीच जो है वो मैरिज नहीं हो सकती। ठीक है, इट वाज जस्ट समथिंग विच आई थॉट यू नीड टू नो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखे हैं। तो गोत्र सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है कब, जब हम बात करते हैं आपके लेटर वैदिक पीरियड की। तो इसमें ना नए नए स्ट्रिक्ट रूल्स आ रहे हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से रूल आ रहे हैं, कुछ लॉजिकल हैं, कुछ इलॉजिकल हैं, बट येस वी आर सीइंग द एक्सपेंडिंग ऑफ होराइजन्स। और ये रूल धीरे धीरे सोसाइटी में और कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे। ठीक है, तो वीमेंस की पोजीशन ओवरऑल जो है वो डिक्लाइन करी है। गोत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गोत्र का मतलब क्या होता है, सेम एंसेस्ट्री। इफ 2 people आर बिलोंगिंग टू द सेम गोत्र, इट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, अकॉर्डिंग टू धर्म सूत्रास, यू कैन नॉट मैरी द अदर पर्सन जो कि उस सेम गोत्र से बिलोंग करता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीडेड टू अंडरस्टैंड।
नाउ वी हैव इकोनॉमिक लाइफ। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की, तो इकोनॉमिक लाइफ इंप्रूव हो चुकी थी क्योंकि इनके पास आयरन आ चुका था। तो वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना कि इस समय के ऊपर क्या आ गया था इनके पास, आयरन। तो आयरन आने के कारण एग्रीकल्चर हो गया इन लोगों के लिए आसान। तो अब ये एक हल्की सी एग्रेरियन सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए। पहले क्या थे आपके ये, पहले आपके ये पेस्टरल सोसाइटी हुआ करती थी, अब ये बन चुकी है आपकी एक एग्रेरियन सोसाइटी। पहले सिर्फ एक फसल हुआ करती थी जिसको हम कहते थे बारले यानी कि जौ। अब आपका राइस जो है वो एक डाइट का कॉमन पार्ट बन गया, स्टेपल डाइट का पार्ट बन गया, ठीक है। और वेदों में राइस का नाम लिखा गया है। राइस के क्या क्या नाम लिखे गए हैं, व्रीही, ठीक है, तंदुला, सली, ठीक है, ये सब क्या नाम है, सब आपके राइस के नाम है। विच इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ओनली, ओके। डबल क्रॉपिंग यानी कि दो दो क्रॉप्स उगाई जा रही हैं आपकी, ठीक है। तो यानी कि एग्रीकल्चर इस लेवल के ऊपर इंप्रूव हुआ था। पहले सिर्फ आपके बार्ली की कल्टीवेशन हुआ करती थी, इस समय के ऊपर वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस यानी कि दाल्स, लेंटिल्स, ठीक है, मिलेट्स, शुगर केन एंड मेनी अदर क्रॉप्स वर ग्रोन। तो एग्रीकल्चर एक बहुत वाइड लेवल के ऊपर एक्सपेंड कर चुका है और इसी एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन के कारण आपकी इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी। इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी तो राजा अब उस पैसे के ऊपर अपना हक जमाएगा, जो कि ऑलरेडी पावरफुल हो चुका है। वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेगा और जब वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेगा धीरे धीरे अपना आर्मी को बढ़ाएगा, आर्मी को बढ़ा के राज्यों को बड़ा करेगा और जनपद क्या बन जाएंगे, महाजनपद बन जाएंगे, जो कि आपका कल का चैप्टर है, ठीक है। तो इस समय के ऊपर जो आपके गॉड इंद्र थे, इनको लॉर्ड ऑफ प्लॉ, ठीक है, जैसे आपके जो इंद्र थे जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे, इनको हल का भगवान भी नाम दिया गया, ठीक है। भगवान जो है हल के भगवान। हल किस लिए इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, यानी कि अब एक गॉड को एसोसिएट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस पीपल्स। इसके बाद बलि, भाग, शुल्क, ये सब क्या है आपके टैक्सेस हैं, ठीक है। ये सब टैक्सेस जो हैं अब टैक्सेस देना पड़ रहे हैं। बलि, भाग और शुल्क आपको टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, कौन सा क्या है ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पहले आपका बलि यानी कि टैक्स हुआ करता था, शुल्क भी आ गया और आपका भाग भी आ गया। भाग मतलब पार्ट, ठीक है, शुल्क मतलब फीस। तो इस तरीके के जो टैक्सेस हैं आपके वो सब आ चुके हैं क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, इतना कुछ ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। दीज पीपल हैव मनी, नाउ दे कैन पे मनी टू द रूलर, दे आर पेइंग मनी टू द रूलर, और इकोनॉमी जो आपकी एक्सपेंड कर रही है। टैक्स कलेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, भागल, क्या है सॉरी, भाग लुगा, ठीक है। तो भाग लुगा जो है आपके, वो आपके टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। सम वर्ड्स आर रियली टंग ट्विस्टर्स, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्लियर जब हमने बात करी थी, तो किसी भी एम्पायर में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं इन एनी ऑफ सोसाइटी। रेवेन्यू ऑफिसर्स आर ऑलवेज देयर, कोई ना कोई होता है जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे आप डिस्कस करोगे मॉडर्न पीरियड में, तो यू विल सी अबाउट अ ऑफिसर कॉल्ड समर्थ। समर्थ का नाम ही ये है, नाम और काम ही ये है कि उसने क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। तो वैसे अर्ली वैदिक पीरियड में आपका कोई ऑफिसर नहीं था जो कि टैक्स कलेक्ट करेगा, लेकिन अब जो है आपका भागलुगा जो है वो एक ऑफिसर है जो क्या करेगा, आपका टैक्स कलेक्ट करेगा। इसके अलावा आपको गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं और गोल्ड कॉइन्स को ये क्या बुलाया करते थे, निष्का। तो गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले आपको लेटर वैदिक एज में देखने को मिले हैं एंड दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी भी याद रखना है कि गोल्ड कॉइन्स तो आ चुके थे, लेकिन फिर भी आपकी जो ट्रांजेक्शन हुआ करती थी वो होती थी बार्टर टाइप की। बार्टर ट्रांजेक्शन अभी भी थी। अब बार्टर का मतलब क्या होता है, बार्टर का मतलब होता है चीज के बदले चीज देना, ठीक है। अगर आप किसी से राइस खरीदना चाहते हो तो उसको बदले आप उसको गेहूं प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज, यानी कि गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कमोडिटीज इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ अ सर्विस, ओके। तो ये सब क्या होता है, आपका बार्टर एक्सचेंज होता है और इसमें पैसे की जरूरत नहीं होती है। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज आपकी बार्टर के ऊपर ही काम करती थी। अगर हम बात करें इंडस वैली की, तो वो भी बार्टर के ऊपर था। तो आपको पहली बार थोड़ी बहुत करेंसी देखने को मिल रही है। अब इंडस वैली में भी हमें करेंसी देखने को नहीं मिली, हमें ट्रेड होता था लेकिन हमें पैसे नहीं मिले वहां पे। कोई गोल्ड कॉइन मिल जाए, कुछ कॉपर कॉइन मिल जाए, कुछ नहीं मिला हमें। इसका मतलब हम तो यही एज्यूम कर रहे हैं कि यार इतना जब जब इतना सब कुछ मिल गया है और अगर कॉइन्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ कॉइन्स होते ही नहीं होंगे, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वी हैव फाउंड मेंशंस ऑफ निष्कास। निष्कास क्या होते हैं, आपके गोल्ड कॉइन्स होते हैं, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आपको समझ आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे इन लोगों की रिलीजियस लाइफ, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ दीज पीपल,
नाउ रिलीजन फॉर दीज पीपल हैड बिकम वेरी मच इलेबरेट, इलेबरेट मतलब डिटेल्ड। अब इन लोगों का धर्म क्या हो चुका है, इन लोगों का धर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा इलेबरेट। और जब भी हम इलेबरेट की बात करते हैं तो अब आपके पुराने गॉड्स जो हैं वो हल्के से वैनिश हो जाएंगे। जैसे अग्नि और इंद्र जो कि आपके नंबर 1 और नंबर 2 गॉड हुआ करते थे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दी अर्ली वैदिक पीरियड, बट अभी इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो गई है। और प्रजापति, प्रजापति में जिनको ब्रह्मा जी को जो नाम दिया गया है वो प्रजापति है, गॉड ऑफ क्रिएशन, जिन्होंने धरती बनाई है। और ये प्रजापति बन गए सबसे बड़े भगवान, ठीक है। और इन्हीं प्रजापति के साथ 2 भगवान और आगे, विष्णु और रुद्र। अब विष्णु है आपके प्रिजर्वर और रुद्र है क्या है आपके, रुद्र हैं आपके डिस्ट्रॉयर। तो धरती, एक ने धरती को बनाया है, एक धरती की रक्षा कर रहे हैं। और अगर धरती के ऊपर पाप बहुत बढ़ जाएगा तो धरती को नष्ट भी कौन करेंगे, आपके रुद्र। अब रुद्र का नाम पहले भी था लेकिन उस समय के ऊपर ये प्राइमरी गॉड नहीं हुआ करते थे, ही वॉज अ माइनर गॉड। लेकिन अब क्या बन गए, ये बन गए प्रोमिनेंट। तो जिस तरीके से पहले आपके नेचर गॉड्स एग्जिस्ट करते थे और नेचर गॉड्स आपकी प्रोमिनेंट टॉप मोस्ट पोजीशन को होल्ड करते थे, अब उन्हीं गॉड्स की जो पोजीशन है वो प्रोमिनेंस से थोड़ी सी कम हो चुकी है। और जो बाकी आपके गॉड्स हैं जो थोड़ा सा जिनको हम भी इस समय के ऊपर पूछते हैं वो इंपॉर्टेंस में आ गए, ठीक है। जो थोड़े से ज़्यादा पावरफुल हैं, प्रजापति जिन्होंने धरती बनाई है, ठीक है, विष्णु जो धरती को प्रिजर्व कर रहे हैं, और रुद्र यानी कि शिवा जो आपकी धरती को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर पाप या संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये आपके नए गॉड्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन लोगों ने इन गॉड्स को वर्शिप करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से आपके ऋग्वेद थे, ऋग्वेद में जितने भी आपकी हाइम्स थी या जो प्रेयर्स थी वो डेडिकेट की गई थी आपके इंद्र को, अग्नि को, सोम को, ठीक है, पृथ्वी को। तो उस वैसी जो प्रेयर्स थी अब आपकी वो चेंज हो चुकी हैं वो प्रेयर्स। नाउ प्रेयर्स आर बीइंग डेडिकेटेड टू प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र, ठीक है। अब कास्ट के हिसाब से भी भगवानों का बंटवारा हो गया। और जो आपके पुशान थे, पुशान का आपको मैंने पहले ही बताया था कि पुशान पहले एक नॉर्मल भगवान थे, लेकिन अब पुशान किनके भगवान बन चुके हैं, पुशान जो कि आपके पशुओं को देखते थे, ठीक है, वो बन चुके हैं शूद्रस के भगवान। ही हैज बिकम द गॉड ऑफ शूद्रस। यज्ञ बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। पहले जब हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भक्ति बड़ी सिंपल हुआ करती थी, कोई टेम्पल नहीं था, कोई मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अभी आपके टेम्पल भी आ चुके हैं, अभी आपकी मूर्तियां भी आ चुकी हैं, ठीक है। तो अभी आइडल वर्शिप भी है और टेम्पल वर्शिप जो है वो भी बन रहे हैं। और उसी तरीके से आपके इलेबरेट रिचुअल्स आ चुके हैं। इस समय के ऊपर जो आदमी भक्ति करना चाहता है, पहली बात तो ये कि हर कोई इस समय के ऊपर पूजा पाठ नहीं कर सकता, हर किसी के पास भगवान को एक्सेस करने की पावर नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी 4 कास्ट थी, 4 कास्ट में जो आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय थे जो आपकी अपर कास्ट हुआ करती थी, सिर्फ वो अपर कास्ट ही भगवान की पूजा कर सकते थे एज पर ब्राह्मण्स। और जो आपके शूद्र और वैश्य थे वो भगवान की पूजा नहीं कर सकते थे, ना वो यज्ञ कर सकते थे, उनको परमिशन नहीं थी। मतलब जो रूल्स सोसाइटी में ऑपरेट करते थे उन रूल्स के तहत जो आपके शूद्र और वैश्य हुआ करते थे उनको यज्ञ करने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। अगर वैश्य जो है बेसिकली वही पूरी की पूरी इकॉनमी चला रहे थे, वैश्यास ही टैक्स पेयर्स हुआ करते थे। मतलब जो हमने बात करी ना, बलि की बात करी, हमने शुल्क की बात करी, हमने भाग की बात करी, वो टैक्स बेसिकली आपके सिर्फ कौन भर रहे थे, वो टैक्स भर रहे थे आपके सिर्फ वैश्यास। इसका लॉजिक ये है कि आप देखो कि टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है क्षत्रिय। तो अगर क्षत्रिय टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो वो खुद तो टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। ब्राह्मण जो है वो भगवान रूप है क्षत्रिय के लिए, तो भगवान से वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, यानी कि ब्राह्मण टैक्स नहीं देगा। और शूद्र तो है ही बहुत गरीब, तो शूद्र भी टैक्स नहीं देगा। तो एक्चुअल में टैक्स कौन पे करता है, सिर्फ वैश्य टैक्स पे करते थे। उनके पास पैसा होने के बावजूद भी उनको यज्ञ करने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वो वर्ण वाली जो परिस्थिति थी, उस वर्ण वाली परिस्थिति में वो लोअर कास्ट के अंदर आया करते थे। और यही मेन कारण था कि आपके लोग जो थे वो वैदिक धर्म से, जो आपका जिसको हम हिंदुइज्म कह रहे हैं, उससे दूर चले गए और लोगों ने अपना रास्ता कहाँ ढूंढा, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने। आप धीरे धीरे देखोगे आप कि जो हम आगे वाले पीरियड देखेंगे, जो आपके बाद के रूलर्स आएंगे वो इस धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, वो इस फिलॉसफी को फॉलो नहीं करेंगे, दे विल बी फॉलोइंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। तो व्हाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम सो पॉपुलर, क्योंकि अब आपका जो धर्म था, जो आपकी रिलीजियस लाइफ थी, वो बहुत ज्यादा इलेबरेट बन चुकी थी। पहली बात तो आप लोगों को परमिशन नहीं दिया करते थे, अगर आपने किसी को परमिशन दे भी दी है तो उसको यज्ञ करने पड़ते थे, यज्ञ में बहुत ज्यादा दान करना पड़ता था। ब्राह्मणों को आप जमीन का दान कर रहे हो, काउस का दान कर रहे हो,
बिना दान के आपकी पूजा जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, ऐसा आपको सिखाया गया। तो पुअर्स तो वैसे ही उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और जो थोड़े बहुत रिच थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट दे वर नॉट अलाउड। आई ऑलवेज से ड्यूरिंग माई क्लासेज एज वेल कि आप इंसान से सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन आप उससे उसका भगवान नहीं छीन सकते। तो अगर आप उससे भगवान छीनोगे तो वो इंसान दूर चला जाएगा। तो जितनी भी आपकी ये कास्ट हुआ करती थी, वैश्यज और शूद्रज, जब इनको भगवान की एक्सेस नहीं दी गई, ठीक है, दे ऑल्सो वॉन्टेड सम डिवाइन सपोर्ट। तो उस समय के बाद जब नई फिलोसफीज आई लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो उस समय के ऊपर जो ये लोग थे आपके, ये बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए इस फिलोसफी से, क्योंकि इस फिलोसफी में कोई भी आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करती थी। जिस वैदिक धर्म को वो फॉलो करते थे उसमें हल्की सी इलॉजिकल प्रैक्टिसेस भी इनको फील होती थी, जबकि बुद्धिज्म और जैनिज्म वाज बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकलिटी, और उस प्रैक्टिकलिटी में आपको हर एक को बराबर स्टेटस दिया जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रीवियस कास्ट एंड ऑल। तो दीज पीपल वर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यू फिलोसफीज, और कहीं ना कहीं यही एक कारण बना कि आपका जो वैदिक धर्म है उसका डिक्लाइन भी आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिस पीरियड आपको एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। और उस कम्प्लेक्सिटी से डील करने के लिए वैदिक धर्म ने भी कुछ स्टेप लिए जिनको हम कहते हैं उपनिषद। उन्होंने उपनिषद लिखे, उस उपनिषद में फिलोसफी की बात की गई है, ठीक है। लेकिन लोग इतना नहीं समझ पाए, क्योंकि जो उपनिषद भी थे ना, वो एक भरी संस्कृत में लिखे जाते थे, एक बड़ी संस्कृत में लिखे जाते थे, और उस संस्कृत को पढ़ने की परमिशन भी शूद्राज और वैश्यस को नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आए तो उन्होंने उस समय की जो लोकल भाषाएं हुआ करती थी लाइक पाली एंड प्राकृत, तो उस समय के लोगों ने पाली और प्राकृत को प्रेफर किया। बुद्धिज्म लिखा गया पाली में, जैनिज्म लिखा गया प्राकृत में, ठीक है। जैनिज्म बेसिकली आपका प्राकृत में, जिसको हम अर्धमगधी भी कहते हैं, तो अर्धमगधी में लिखा गया आपका जैनिज्म, और पाली में लिखा गया आपका बुद्धिज्म, जो उस समय की लोकल लैंग्वेजेस हुआ करती थी। तो अगर इंसान के लिए, अगर आप उन लोगों को बहलाने के लिए, उनको फिलॉसफी सिखाने के लिए, बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए अगर आपने उपनिषद भी लिखे वैदिक पीरियड में, तो लोग थोड़ी पढ़ पा रहे थे, क्योंकि आपने लिखे थे उपनिषद संस्कृत में। बात कॉमन लोगों के लिए थी, जो जो डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे थे ना, जो लोग डिस्क्रिमिनेशन फील कर रहे थे, आपने उपनिषद लिखे उनको बहलाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि इन सब चीजों से ऊपर भी कोई चीज है, ठीक है। जो उपनिषद की टीचिंग है वो बहुत ज्यादा मैच करती है आपकी कहीं ना कहीं जैनिज्म और बुद्धिज्म से, ठीक है। लेकिन जो वहां के लोग थे वो पढ़ ही नहीं पाए, तो वो बिल्कुल ही दूर चले गए। किससे? वो दूर चले गए आपके वैदिक धर्म से, और जो नए धर्म थे, जो नई फिलोसफीज थी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, उसमें एक राइज देखने को मिला। जितने भी आपके वैश्य थे, शूद्रस थे, दे चेंज्ड देयर कल्चर, दे चेंज्ड देयर रिलीजन एंड दे कन्वर्टेड इनटू द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। तो ये आपका रिलीजन है। रिचुअल्स आपके इलेबोरेट हो चुके हैं, आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए धन, ठीक है, और मजे कर रहे हैं सिर्फ एक कास्ट वाले, वो हैं ब्राह्मण। क्योंकि दान किसको जाएगा? ब्राह्मण को जाएगा। रिचुअल्स कौन करेंगे? ब्राह्मण करेंगे। उसके लिए फीस कौन लेंगे? ब्राह्मण करेंगे, ठीक है। संस्कृत सिर्फ कौन सीखेगा? ब्राह्मण सीखेगा, क्षत्रिय सीखेगा, बाकी संस्कृत भी नहीं सीख सके। तो एक तरीके से ना आपके समाज में बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी आ गई थी। जो आपका नेचर था इगैलिटेरियन का, वो नेचर ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी वाज डिमिनिशिंग, इट वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, एंड इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द डिक्लाइनिंग ऑफ द वैदिक कल्चर, ठीक है। कॉन्टिन्यू रहा, ट्रांजिशन में रहा कुछ, लेकिन डोमिनेंट कुछ और फिलोसफी हो जाएंगे। जैसे आप अशोका की अगर आप बात करते हो, अशोका आएगा थोड़े समय बाद, तो अशोका कैसा रूलर था आपका? अशोका तो बेसिकली आपका बुद्धिस्ट फॉलोअर था। अगर हम बात करते हैं आपके बिंबिसारा की, बिंदुसारा की, ठीक है, तो ये सब भी आपके अलग फिलोसफी के रूलर्स हुआ करते थे। ये सब कोई भी वैदिक धर्म फॉलो नहीं किया करता था। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। तो नाउ वी आर ऑल्सो डन विद आवर लेटर वैदिक पीरियड। लेकिन इसके अलावा भी आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि जो भी जानकारी हमने यहाँ पे जुटाई है, जो भी जानकारी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, वो सब जानकारी हमें मिली कहाँ से? वो सब जानकारी हमें मिली है वेदों से, ठीक है। और वेदों के साथ साथ और भी बहुत सारा लिटरेचर इस समय के ऊपर लिखा गया था। हम पहली बार अपने इतिहास को सीख रहे हैं रिटन सोर्सेज के हेल्प से। तो इन रिटन सोर्सेज के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने के बारे में, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़नी पड़ेंगी। अब हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि आपके 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में हम एक वेद पढ़ चुके हैं। वो कौन सा वेद है आपका? वो है आपका ऋग्वेद। लेकिन जो बाकी के 4 वेद जो आपके लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा था। तो उनमें से आपका अगला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। अभी हम क्या डिस्कस करें? लेटर वेदास, जो आपके 1000 BC से लेकर 600 BC तक लिखे गए हैं।
तो सेकंड वेद कौन सा है आपका? सेकंड वेद है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद इज द सेकंड वेद, और कहा जाता है कि इट इज अ रिचुअल बुक। ठीक है, अब रिचुअल होती हैं आपकी प्रथाएं। तो जिस तरीके से आपके ऋग्वेद ना तो कहानी है, ऋग्वेद में बहुत सारी कहानियां हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। यजुर्वेद में आपके रिचुअल्स लिखे गए हैं, और जब भी कोई प्रीस्ट कोई भी काम करेगा तो उसके लिए मैनुअल है, मतलब कि अब आपने ऐसे करना है, नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका कहाँ लिखा गया है आपका? यजुर्वेद में। ठीक है, या आप ऐसे समझ लो कि यज्ञ करने का तरीका, यजुर्वेद से आप याद कर लो, यज्ञ करने का तरीका, रिचुअल बुक। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जब जब आप यज्ञ करोगे, सेक्रीफाइसेस करोगे, यज्ञ मतलब आप कोई नॉर्मल पूजा पाठ भी करवा रहे हो, वो भी यज्ञ ही है। ठीक है, जब भी आपको यज्ञ कर रहे हो, कोई सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है वो सब कहाँ लिखा गया है आपका? यजुर्वेद में। ठीक है, और यजुर्वेद जो है आपका वो कौन से फॉर्म में है? प्रोज फॉर्म में। प्रोज फॉर्म मतलब नॉर्मल सी भाषा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भाषा नहीं है, जो उस समय की आम भाषा हुआ करती थी, सिंप्लीफाइड वे में। तो इट वॉज इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर, प्रोज फॉर्म में लिखा गया था। और यजुर्वेद को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहले यजुर्वेद लिखा गया था इसको हम ब्लैक कहते हैं, जो रिसेंट वाला है उसको हम व्हाइट कहते हैं। ठीक है, तो बस दो यजुर्वेद के पार्ट हैं, ब्लैक और व्हाइट, और इसमें क्या है आपके ब्लैक रिचुअल्स एंड व्हाइट रिचुअल्स लिखे गए हैं आपके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन है वो इसी लेवल पे खत्म हो जाते हैं कि इन चारों वेदों में से रिचुअल बुक कौन सी थी। ठीक है, और सेकंड वेद कौन सा है आपका? यजुर्वेद है। अगला है आपका सामवेद। ठीक है, अब साम वर्ड का मतलब होता है म्यूजिक। साम वर्ड का मतलब क्या होता है? म्यूजिक। और साम वेद सबसे छोटा वेद है। ठीक है, चारों वेदों में से। ठीक है, और इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदिक वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो ऋग्वेद में जो आपके श्लोक लिखे गए हैं, जो आपके वर्सेस लिखे गए हैं, उन वर्सेस को आपने पढ़ना तो आपको आ गया ऋग्वेद में, लेकिन उसको गाने का तरीका, ठीक है, तो पोइट्री के फॉर्म में उसको लिखा गया है ताकि आप उसको गा सको। तो जो ऋग्वेद के श्लोक है उसको गाना कैसे है, ठीक है, तो उसको म्यूजिक के फॉर्म में लिखा गया है सामवेद में। तो कहते हैं कि जो भारत का क्लासिकल म्यूजिक है उसका जन्म भी सामवेद से ही होता है। ठीक है, आपने गाना कैसे है। ठीक है, अगला है आपका अथर्ववेद, जिसको हम ब्रह्मा वेद भी कहते हैं, और कहते हैं कि इसमें 99 बीमारियों का इलाज लिखा गया है। ठीक है, इट इज ऑलवेज सेड कि 99 बीमारियों का जो इलाज है वो इसमें लिखा गया है। और कहते हैं कि आयुर्वेद भी आपका अथर्ववेद से ही आया है। ठीक है, आयुर्वेद आपका एक उपवेद है जो किसी वेद का ही हिस्सा है। तो आयुर्वेद भी किससे निकल के आया है? अथर्ववेद से निकल के आया। इसमें 99 बीमारियों का इलाज लिखा है। इसमें कुछ आपके मैजिकल स्पेल्स और चार्म्स भी हैं, यानी कि इसमें आपका तंत्र मंत्र भी है। इसमें किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई मंत्र है, किस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, तो स्पेल्स हैं, चार्म्स हैं, वो सब आपका यहाँ पे अथर्ववेद में लिखा गया है कि कैसे आपने बीमारियों को दूर रखना है, उसके लिए कौन सा मैजिक है। स्पिरिट्स यानी कि आत्माओं को कैसे दूर रखना है, ठीक है, इविल स्पिरिट्स, खराब स्पिरिट्स को अपने कैसे दूर रखना है। तो ये सब आपका अथर्ववेद में लिखा गया है, और ये सबसे लेटेस्ट वेद है। ठीक है, तो सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, फिर यजुर्वेद लिखा गया, फिर सामवेद लिखा गया, फिर अथर्ववेद लिखा गया। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, और आयुर्वेद भी आपका इसी वेद से निकल के आया है। और याद रखना है आपको इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऋग्वेद में क्या है आपके उस समय की लाइफ के बारे में लिखा गया है। ठीक है, वट एवर वॉज द लाइफ ऑफ दैट पीरियड, उस लाइफ को लिखा गया है आपका ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के अलावा जो बाकी के 4 वेद हैं उसमें अलग तरह की चीजें हैं। ठीक है, आपने कौन सा रिचुअल कैसे करना है। ठीक है, जैसे सपोज कुछ रिचुअल्स हैं आपके पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उस पुत्र प्राप्ति के जो रिचुअल्स हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहाँ लिखा गया है आपका? यजुर्वेद में लिखा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद के श्लोक हैं उसको गाना कैसे है उसका सिस्टम कहाँ लिखा गया है? सामवेद में लिखा गया है। ठीक है, और सामवेद म्यूजिक। ओके, देन वी अथर्ववेद कि अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने दुख दर्द पीड़ाओं को, या समझो कोई इविल स्पिरिट को आपने दूर करना है, बीमारी को दूर करना है, तो उसके लिए आप कौन कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हो, कौन कौन से मैजिक्स हैं, कौन कौन से चार्म्स हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में मेंशन किया गया आपका कौन से वेद में? अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये आपके 4 वेद हो गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे बाकी वैदिक लिटरेचर के बारे में कि इस समय के ऊपर सिर्फ 4 वेद नहीं लिखे गए थे, इस समय के ऊपर 4 वेदों के अलावा भी बहुत कुछ लिखा गया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बाकी के लेटर वैदिक लिटरेचर को, लेकिन इसको हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में।
अभी इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका श्रुति पार्ट, ठीक है। अब श्रुति का मतलब होता है रियलिटी, ठीक है। श्रुति का मतलब क्या होता है, रियलिटी जो होता है आपका, ठीक है। तो आपके जो वेद हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका स्मृति और एक है श्रुति। स्मृति मतलब वो चीजें आपकी मेमोरी में है, ठीक है, जो चीजें आगे पास ऑन हुई है मेमोरी से उसको हम कहते हैं स्मृति यानी कि मेमोरी। और जो चीजें आगे पास ऑन हुई है बोल बोल के, ठीक है, वो रियलिस्टिक चीजें हैं, जो रियल चीजें हैं आपकी, ठीक है, वो मेंशन है आपकी श्रुति में, ठीक है। तो याद रखना कि श्रुति और स्मृति दो तरह के आप जितना भी आपका इस वैदिक पीरियड में लिटरेचर लिखा गया आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक श्रुति और एक स्मृति। स्मृति मतलब जो आगे पास ऑन हुआ है विद मेमोरी, और जो आगे पास ऑन हुआ है बोल बोल के, आगे सुना सुना के जो पास ऑन हुआ है, तो वो है आपका श्रुति। तो याद रखना कि आपके जो चार वेद है ना वो स्टार्टिंग में लिखे नहीं गए थे, पहले जितनी भी आपकी वैदिक नॉलेज थी वो आपकी श्रुति के फॉर्म, पहले स्मृति के फॉर्म में थी, फिर बोली गई और फिर वो आगे लिखी गई। तो जितने भी आपके चार वेद हैं वो किस फॉर्म में है, श्रुति के फॉर्म में है, यानी कि वो आगे बोल बोल के सुनाए गए हैं, ठीक है, वो आपके आगे बोल बोल के सुनाए गए हैं, वो आगे बताए गए हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको फिर से चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि वैदिक पीरियड जो है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई थी, ठीक है, लेकिन उसका नाम पड़ गया वेदों के ऊपर, क्योंकि वेद सबसे प्रोमिनेंट है, वेद सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चार वेद लिखे गए थे, लेकिन चार वेदों के अलावा बहुत कुछ लिखा गया था। इस समय में जो भी लिखा गया था वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक श्रुति और एक स्मृति, ठीक है। स्मृति मतलब मेमोरी और श्रुति मतलब जो आपने बोल के आगे पास ऑन किया है। स्मृति में थोड़ी बहुत चीजें हैं जो सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जो श्रुति में जो चीजें लिखी गई वो बिल्कुल सच है। जैसे आपका वेद, तो चारों वेद किसका पार्ट है, श्रुति का पार्ट है, ठीक है। आगे श्रुति का पार्ट क्या होता है, ब्राह्मणास, अर्यंकास और उपनिषद, ठीक है। तो ब्राह्मणास बेसिकली क्या है कि जो भी आपके वेदों में रिचुअल्स लिखे गए हैं और जो भी आपकी सेरेमनी लिखी गई है उसकी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहाँ लिखी गई है, ब्रह्मणास में। तो हर एक वेद का कोई ना कोई ब्रह्मणास होता है। जैसे आपका एक ऐत्रेय ब्राह्मणा है जो कि आपका ऋग्वेद में, ऋग्वेद का जो ब्राह्मणा है उसमें से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपका ऐत्रेय ब्राह्मणा, ठीक है। तो हर एक वेद के ब्रह्मणास होते हैं, वो ब्रह्मणास उस वेद को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब वेद में कोई चीज लिख दी, ठीक है, डिफिकल्ट भाषा में लिख दी, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, ब्रह्मणास में। तो वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं उसकी एक्सप्लेनेशन कहां पे है, ब्रह्मणास में है, ठीक है। फिर है आपका अर्यंकास, ठीक है। अब अर्यंकास में क्या है, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद द हर्मिट्स एंड एस्केटिक्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट फोकसिंग ऑन द कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो आपके अर्यंकास हैं इनको हम सिंपली कहते हैं फॉरेस्ट बुक्स, इनको हम कहते हैं फॉरेस्ट बुक्स, ठीक है। और जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आपकी बातें लिखी गई हैं वेदों में, ठीक है, उसके पीछे जो फिलॉसफीज हैं उसको जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, अर्यंकास, विद एग्जांपल्स, ठीक है, विद एग्जांपल्स। अब देखो ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जो आपके संत रहते थे, जो आपके संत जंगलों में रहते थे ना, जो एस्केटिक मतलब क्या होता है, वनवासी, सन्यासी, तो जो भी आपके एस्केटिक्स वगैरह होते हैं जो जंगल्स में रहा करते थे, जो फॉरेस्ट में रहा करते थे, ये उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसको समझने में, वेदों को समझने में हेल्प करते हैं। तो अर्यंकास को हम कहते हैं फॉरेस्ट बुक विच आर बेसिकली हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वेदास ओनली, ठीक है। तो अब जो भी आपका ये किताबें हैं, ब्राह्मणास हो गया, अर्यंकास हो गया, उपनिषद हो गया, ठीक है, इनके कुछ ना कुछ पर्पस है, और वो पर्पस किससे जुड़ा हुआ है, पर्पस जुड़ा हुआ है आपका वैदिक पीरियड, वेदों से जुड़ा हुआ है। तो वेदों को एक्सप्लेन, अगर आपने वेदों की जो एक्सप्लेनेशन अगर आपने उसको समझना है देन यू विल हैव टू रेफर टू ब्राह्मणास, क्योंकि ब्राह्मणास ही उन वेदों के पीछे का जो लॉजिक है उसको एक्सप्लेन करता है। और जैसे आपके अर्यंकास है, अर्यंकास आपकी फॉरेस्ट बुक है, इसमें जो सेज आपके जो संत आपके बेसिकली रहा करते थे फॉरेस्ट में, इसमें उनकी कहानियां, लेकिन वो कहानियां भी किससे एसोसिएटेड है, वेदों से ही एसोसिएटेड है। मतलब वेदों में कुछ चीजें होंगी जिसका कोई ना कोई लाइव एग्जाम्पल या कोई ना कोई लाइव चीज जो उस समय के ऊपर हुई होगी, कोई ना कोई कहानी इसके अंदर मेंशन्ड है। तो बेसिकली इसमें जंगल की कहानियां है, इसमें आपकी फॉरेस्ट बुक्स है।
फिर आता है आपका उपनिषद। उपनिषद को हम कहते हैं वेदांत। क्या कहते हैं इसको हम? वेदांत। वेदांत वर्ड का मतलब होता है वेदों का अंत, वेदों का अंत। तो जहां पे आपके वेद खत्म होते हैं वहां पे वह आपके उपनिषद हैं। ठीक है, वेद में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं, ठीक है, जो रियलिस्टिक सी हैं। ठीक है, वो बेसिकली वेद जो है ना, आप इस बात को समझोगे, जो वेद हैं आपके वो उस समय की लाइफ को बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे पूजा होती है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक फिलॉसफी है। ठीक है, और वो फिलॉसफी बेसिकली ये है कि आप कौन हो, आपका इस जीवन में पर्पस क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, भ्रम क्या है। ठीक है, तो ये सब जो आपकी फिलॉसफी है ना, कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, तो ये सब जो चीजें हैं आपकी, वो सब कहाँ लिखी गई हैं? उपनिषद में। तो आपके 108 उपनिषद हैं, और 108 उपनिषद जो है, याद रखना है कि दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, लाइक असली क्या है, ठीक है, आप क्या हो, आत्मन क्या हो, क्या आपकी आत्मा एग्जिस्ट करती है, कर्म की थ्योरी, कर्मा क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि वेद बेसिकली क्या है, उस समय की लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे थे। ठीक है, वेदों के साथ साथ और भी किताबें थी जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट कर रही है वेदों को समझने में। ठीक है, तो जिसमें से एक है ब्रह्मनास। ब्रह्मनास वो किताब है जो हमें वेदों को समझने में हेल्प कर रही है। ठीक है, वेदों से रिलेटेड कुछ कहानियां लिखी गई हैं कहाँ पे? अरण्यकाज में, जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट बुक्स। जो भी आपकी फिलॉसफी की बात की गई है, जो भी आपका वेदों के अंदर का फिलोसॉफिकल कंटेंट है, उसको निकाल के कहाँ समराइज कर दिया? आपका उपनिषद में। ठीक है, तो बेसिकली वेदों को समझने में, वेदों को अंडरस्टैंड करने में हमें किसकी हेल्प मिल रही है? हमें मिल रही है उपनिषद की हेल्प, अरण्यकाज की हेल्प और ब्रह्मनास की हेल्प। वेदों को आप असल में तब समझ सकते हो जब आप इनके साथ इनको पढ़ोगे। ठीक है, मतलब बेसिकली ये वेदों के साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए हम वैदिक पीरियड का पार्ट कहते हैं ना। वेदों को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? ब्राह्मणास। उसके रिलेटेड कहानियां, फॉरेस्ट स्टोरीज कहाँ पे आती हैं? आपकी अरण्यकाज में, या अरण्यकाज आपकी फॉरेस्ट बुक्स हैं। देन वी हैव उपनिषद, जो कि आपका वेदों का फिलोसॉफिकल कंटेंट है, जिसमें आपके जीवन की बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, डेथ के ऊपर, कर्म के ऊपर, ये सब चीजों का जवाब दिया गया है आपका उपनिषद में। और टोटल कितने उपनिषद हैं आपके? टोटल आपके 108 उपनिषद हैं। ठीक है, चलिए अब 108 उपनिषद में आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं मुंदाका उपनिषद। और इस मुंदाका उपनिषद में ही एक लाइन लिखी गई है, ठीक है, जिस लाइन को हम कहते हैं सत्यमेव जयते। यानी कि ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ। ठीक है, मुंदाका उपनिषद में ये लाइन लिखी गई है, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। ये है हमारे सरकार का मोटो। ठीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, उस नेशनल एम्बलम के ऊपर ये लाइन लिखी गई है, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन आता है कौन से उपनिषद से ली गई है? ये लिया गया है आपके मुंदाका उपनिषद से। अभी रिसेंटली आपकी एक G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस G20 कॉन्फ्रेंस में आपका जो मोटो था, उसका जो स्लोगन था, वो था वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, कि हम सब भाई बहन हैं। दुनिया में आप किसी भी कोने में रहोगे तो जो आपका पूरा का पूरा जो दुनिया है आपकी, जो आपका समस्त विश्व है, जितने भी लोग उसके अंदर रहते हैं, वो सब क्या है? आपके भाई बहन है। दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, वी हैव नॉट डिवाइडेड कि ये कंट्री की बॉर्डर है, ये लोग ये है, वो लोग वो है, बट येस वी आइडेंटिफाई टू ईच अदर एज ह्यूमंस। और ये है आपका वासुदेव कुटुंबकम। तो ये लाइन भी आपकी एक उपनिषद से लिखी गई है। उस उपनिषद का नाम है महा उपनिषद। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका, महा उपनिषद। तो 108 उपनिषद है, जिसमें बहुत सारे ज्ञान की बात की गई है। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम ये क्या है? ये एक फिलॉसफी है कि सब दुनिया में भाई बहन है, जितना मर्जी आप भेदभाव कर लो। ठीक है, आपने कास्ट बना दी, लेकिन कास्ट जितना मर्जी आप कास्ट बना लो, लेकिन सब है तो भाई बहन ना। मैं वही तो आपको पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि उपनिषद जो बेसिकली है वो जवाब है। जो भी आपके लोगों के मन में डाउट आ रहे थे, वो उपनिषद में उनके जवाब हैं। लेकिन वो उपनिषद भी संस्कृत में लिखे गए ना, लेकिन कभी आपने लोगों को संस्कृत पढ़ाई नहीं, कभी समझाई नहीं।
आपने उनको कभी उन सेरेमनीज का पार्ट बनने ही नहीं दिया, तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि जिस धर्म के पास वो जा रहे हैं, जिस बुद्धिज्म और जैनिज्म को वो अप्रोच कर रहे हैं, वही फिलॉसफी आपकी वैदिक फिलॉसफी है। ठीक है, तो उपनिषद भी इंपॉर्टेंट थे, सत्यमेव जयते, जितना मर्जी जोर लगा लो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है तो फिलॉसफी है। तो वट एवर फिलोसफिकल कंटेंट इज देयर, इट इज इन द उपनिषद्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते। ठीक है, अब है आपका स्मृति। स्मृति मतलब क्या होता है, जो चीजें आपकी मेमोरी में है। ठीक है, तो स्मृति में भी आपका बहुत सारा वैदिक लिटरेचर आता है, जिसमें से एक चीज है आपकी उपंग या फिर वेदांग। उपंग या फिर वेदांग। अब जो आपका उपंग और वेदांग है, ये है आपकी लिम्ब्स। ठीक है, और ये है सप्लीमेंट्री चीजें, जिसमें आपको ग्रामर सीखने में, मैट्रिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड लॉ। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं आपका लिम्ब्स ऑफ हाथ या पैर। वेदों के हाथ या पैर कहते हैं उपंग। अंग मतलब बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उपंग और वेदांग मतलब कि ये वेदों के अंग हैं, ये वेदों को हमें समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रामर इस्तेमाल की गई है आपकी वेदों में, उस ग्रामर को सिखाया गया है। ठीक है, जिस तरह की मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह की एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल किया गया है वेदों में, तो उस एस्ट्रोनॉमी को हमें यहाँ पे सिखाया गया है। वेदों को पढ़ने के लिए सप्लीमेंट्री बुक्स देखा ना, जैसे आपका क्या होता है कि इस किताब, जैसे सपोज आपके पास कोई जर्मन किताब होगी, आपको कोई बुक पढ़ने जर्मन पढ़ने, लेकिन जर्मन किताब को पढ़ने से पहले आपको जर्मन सीखनी भी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो ग्रामर सिखाई जाती है, वो भाषा सिखाई जाती है, जिससे आप उस वेदों को पढ़ सकते हो। ठीक है, हर एक चीज को पढ़ने की की होती है। अब देखो, कई बार लिखा होता है ना कि यहाँ पे मैं ये पैराग्राफ लिख रहा हूँ, लेकिन इस पैराग्राफ में इस वर्ड का मतलब ये है। तो वो जो ग्रामर है, वो जो हमें हिंट है, वो बेसिकली उस पैराग्राफ को पढ़ने में हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं आपके, तो याद रखना कि इसमें 6 सब्जेक्ट, 6 उपंग हैं आपके। इन 6 सब्जेक्ट्स का एक ही पर्पस है कि हमें वेदों को पढ़ने में आसान करना। ये वेदों के अंग हैं। ठीक है, वेद को आप नहीं पढ़ सकते जब तक आप इन चीजों, उपंगों को नहीं पढ़ोगे। आपने उपंग पढ़ लिया, देखो आपको मैंने क्या कहा था कि जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है उस समय की, संस्कृत बहुत पुरानी है, आप उस संस्कृत को नहीं पढ़ सकते। तो उस संस्कृत को, उस ग्रामर को, उस समय की एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए, उस तरह की जो मैट्रिक्स, मैपिंग्स एंड ऑल है, उस सब को समझने के लिए, जो आपकी मतलब की आंसर की मान लो एक तरीके से, वेदों की जो आंसर की है वो आपके उपंग है। ठीक है, फिर आपके तंत्राज है। ठीक है, इसको आप बस नाम याद करो, तंत्राज है बेसिकली। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह है। फिर आते हैं आपके उपवेद। फिर क्या आते हैं आपके उपवेद। अब वेदों के छोटे मोटे कुछ हिस्से हैं, जिसमें याद रखना कि आपके 4 उपवेद हैं। उन वेदों से ही, उप मतलब वेदों का छोटा पार्ट। ठीक है, अब उस वेद में से कुछ विद्या निकाली हुई है, जैसे धनुर्विद्या, आयुर्वेद। ठीक है, तो जो आपके वेद हैं, उन वेदों से क्या निकाल लिया आपने, कुछ ना कुछ नॉलेज निकाल ली है। जैसे आपका मेडिसिन से जो निकाली है आपकी नॉलेज, वो डाल दिया आपने आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे आया आपका, अथर्ववेद से, आपको मैंने बताया था ना। तो याद रखना कि वेदों को समझने में कौन हमारी हेल्प करता है, उपंग या वेदांग। उपवेद क्या है, उपवेद बेसिकली आपकी वेदों की नॉलेज है, बहुत समराइज्ड वे में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। अब वेद तो बहुत सारी चीजें लिख दिया करते थे। ठीक है, तो उस वेद में जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट है, उसको अलग कर दिया, तो वो क्या बन गया आपके उपवेद। ये नॉलेज आपके वेदों में ही है, लेकिन आपने उसको निकाल लिया वहां से। आयुर्वेद यानी कि मेडिसिन से जुड़ी हुई चीज। ठीक है, धनुर्विद्या यानी कि, धनुर्वेद यानी कि आर्चरी एंड वॉर। ठीक है, फिर आपका गंधर्व वेद, जो कि साम वेद से बना, यानी कि जिसमें आपका म्यूजिक वगैरह की बात की गई है। फिर आपका स्थापति वेद। स्थापति वेद मतलब आर्किटेक्चर। तो हमने कहा था ना कि हमारे जो वेद हैं, हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, वो हर चीज की बात करता है, वो हमें हर चीज के बारे में सिखाता है। और जो चीजें हम आज खुद डिस्कवर कर रहे हैं, उसको कम से कम 2-3 हजार साल पहले ऑलरेडी लोग किया करते थे। अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर रहे हैं टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करके, लेकिन पीपल वेर ऑलरेडी अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स, कि स्टार की फॉर्मेशंस क्या क्या है, होती हैं, किस शेप्स में वो रहते हैं, कॉन्स्टलेशंस के बारे में जानते थे, वो सन की मूवमेंट के बारे में जानते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें ऑलरेडी नॉलेज आपकी अवेलेबल थी। ठीक है, तो ये सब जो आपके उपवेद हैं, उपवेद भी क्या है आपका स्मृति जो है आपका, ये मतलब मेमोरी में चीजें हुआ करती थी, और इसको हम कहते हैं वैदिक लिटरेचर। ठीक है, तो उपंग, उपंग हमें किस बारे में हेल्प करते हैं, उपंग बेसिकली हमें वेद पढ़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझने में नहीं, समझने में कौन हमें हेल्प कर रहा है, ब्राह्मणास। याद रखना,
ब्राह्मणास हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, उसकी जगह लॉजिक बता रहे हैं, और हमें पढ़ने में हेल्प करना मतलब हमें टूल्स दे रहे हैं कि देख तू ये चीज सीखेगा ना फिर तू वो भी पढ़ पाएगा। तो उपंग और वेदांग हमें हेल्प कर रहे हैं उसको पढ़ने में, ठीक है, समझने में नहीं। समझने में कौन कर रहा है? ब्रह्मनाथ। उपवेद, उपवेद बेसिकली उस वेदों में ही आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट निकाल लिया हुआ है, और आपके 4 उपवेद हैं जो कि कौन कौन से आपके आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और स्थापति वेद, ठीक है। अगला है आपका इतिहास। इतिहास मतलब होता है एपिक, यानी कि हमारा हिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें इतिहास में आपकी बुक्स आती हैं रामायण और महाभारत, ठीक है। इसमें कहानी है जिसका मोरल और फिलोसॉफिकल टीचिंग्स भी होती हैं। महाभारत और जो रामायण है इसको हम इतिहास मानते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि ये एक्चुअल में चीजें हुई थी, ठीक है। तो उस समय के ऊपर जो हिस्ट्री थी वो हिस्ट्री कहाँ लिखी गई है? आपके इतिहास। जो आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? इतिहास कहते हैं ना। तो इतिहास मतलब ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो महाभारत और रामायण मेंशन की गई है, और इसमें आपके मोरल और फिलोसॉफिकल टीचिंग्स भी हैं। तो ये भी आपका स्मृति वेद में ही आता है। और साथ में आपके आते हैं पुराण, ठीक है। और जो पुराण है आपके, इसमें है बहुत सारी कहानियां, ठीक है। टोटल आपके 18 पुराण हैं, 18 पुराण हैं आपके, और इन 18 पुराण में आपकी कहानियां हैं, ठीक है। और इन कहानियों के बेसिकली मिथ भी कह देते हैं इसको, माइथोलॉजी भी कह देते हैं। इसमें भगवान से जुड़ी हुई कोई ना कोई कहानियां हैं, गॉड, गॉडेसेस, हीरोज, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एक मतलब पुराण जो है ना, आप अगर वेदों का भी पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से एक रियलिटी वाली फील आएगी, ठीक है। आप बाकी कुछ भी कंटेंट पढ़ोगे आपको रियलिटी वाली फील आएगी कि नहीं यार ऐसा चीज़ तो हुआ होगा कोई ना कोई। लेकिन जब कभी आप पुराण पढ़ोगे तो उस पुराण में आपको रियलिस्टिक वाली फील नहीं आएगी, इसीलिए पुराणों को हम माइथोलॉजी का पार्ट भी देते हैं। और पुराण धीरे धीरे लिखे गए थे, ठीक है। और पुराण बेसिकली जो आपके लिखे गए थे ये आपके इस वैदिक पीरियड के बाद लिखे गए थे, लेकिन इसको भी हम वैदिक लिटरेचर ही कहते हैं। जो आपका ये पीरियड है ना 600 बीसी वाला पीरियड है, इस 600 बीसी पीरियड के बाद आपके जो हैं ये एक्चुअल में ये पुराण लिखे गए थे। लेकिन पुराणों की जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपकी एसोसिएट होती है किससे? वैदिक लिटरेचर से होती है, इसलिए हम इसको वैदिक लिटरेचर के अंदर ही काउंट कर रहे हैं। पुराणों में क्या होता है? पुराणों में कहानियां होती हैं, भगवान से जुड़ी हुई कहानियां, देवियों से जुड़ी हुई कहानियां, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें विष्णु जी की, तो विष्णु जी के जो आपके 10 अवतार हैं, 10 अवतार की कहानियां लिखी गई हैं आपके भागवत पुराण के अंदर, ठीक है। फिर आपका जो शिव जी और जो आपके सती माता है उनकी जो लव स्टोरी है वो सब लिखी गई है आपके शिव पुराण के अंदर, ठीक है। तो जितनी भी आपकी कहानी है सब आपके पुराण में लिखी गई हैं। कुछ चीज़ें हम विश्वास करते हैं, कुछ चीज़ें हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। पुराणों के बारे में बहुत ज़्यादा बैकिंग नहीं है कि मतलब ये कैसे लिखे गया था, कि क्या एक्चुअल में कोई रियलिटी है कि नहीं है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि जब आप बाकी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वाली फील आएगी, लेकिन पुराणों के बारे में शायद आपको इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक वाली फील ना आए। बाद में जब हमारे सोशल रिफॉर्मर्स आए थे ना, जब हम बहुत ज़्यादा इन कहानियों में बिलीव करते थे, हम इन बातों में बिलीव करते थे, तो उस समय के ऊपर जो आपके सोशल रिफॉर्मर्स भी थे वो कहते थे कि वेदों को पढ़ो लेकिन पुराणों को मत पढ़ो। जैसे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आपका आर्य समाज की खोज करी थी, उनका स्लोगन था गो बैक टू वेदास। वो कहते थे वेदों को पढ़ो, वेद की जो जानकारी है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुराणों को मत पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जो पुराण है वो आपको अंधेरे में झोंक देंगे, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट व्हाट नॉलेज आई हैव, और जो बाकी महान लोगों ने जो कहा है मैं बस उन्हीं की नॉलेज जो है आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ। इट इज़ फॉर यू टू जज, ठीक है। जो आपके पुराण है टोटल आपके 18 पुराण है, इसमें बहुत सारी कहानियां, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग कहानियां हैं, ठीक है। जिन भी कहानियों ने आपको बचपन में कभी एक्साइट किया होगा, आपके दादी ने या जिन्होंने भी आपके एल्डर्स ने आपको कहानी सुनाई होगी, वो सब कहानियां आपके पुराण में लिखी गई हैं। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस कंसिडर नहीं करते हैं कि ये हिस्ट्री का पार्ट है। कई बार हम उपवेद में जो चीज़ें लिखी हैं, जो वेदों में चीज़ें लिखी हैं, उसको हमने हिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ा, लेकिन जो आपके पुराण में लिखा गया, पुराण को हम हिस्ट्री मान के नहीं चलते हैं। तो इसलिए हम पुराण के लिए हम कौन सा वर्ड भी यहाँ पे यूज करते हैं? माइथोलॉजी वर्ड भी यूज करते हैं कि मिथ्या हो सकती है ये, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि है, मिथ्या हो सकती है ये। तो वट एवर इज रिटन इन द वेद वी आर डिस्कसिंग इट, ठीक है। मैं आपको उस चीज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको ऋषियों के नाम तक बताए हैं, ठीक है। जैसे आपका जो यजुर्वेद है वो आपका अंगिरा ऋषि ने लिखा था, तो ऋषियों के नाम भी लिखे हुए हैं, और उसको हिस्टोरियंस एक्सेप्ट करते हैं एज
द हिस्ट्री, बट पुराण की जो कहानियां हैं, जो पुराण की जो बातें हैं, उसको हम एज अ हिस्ट्री का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि कोई लिंक नहीं जोड़ पाए हैं हम। ठीक है, कितना पुराना है, ना हम उसकी कोई टाइमलाइन ड्रॉ कर पाए हैं, ना हम कुछ बहुत ज़्यादा बता पाए हैं। इवन महाभारता को और रामायण को भी हमने जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, और उसी हिस्टोरिकल एविडेंसेस के तहत तो आपका राम मंदिर बना है अभी। ठीक है, राम सेतु अवेलेबल है। ठीक है, मथुरा नाम की जगह है। तो इन चीज़ों को हम जोड़ पाए हैं आज के प्रेजेंट से। लेकिन जो आपके पुराण हैं, उस पुराण में कुछ चीज़ें हैं जो आपके प्रेजेंट के जो भी आपको एविडेंसेस अवेलेबल उससे मैच नहीं होती हैं। तो हम सोचते हैं कि हो सकता है कि ये इंसान को भगवान से जोड़ने के लिए एक टेक्निक हो, जो ब्राह्मणों ने बनाई हो, कि लोग धर्म से दूर जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा जोड़ते हैं कि देखो तुम किस चीज़ से दूर जा रहे हो, तुम्हारे गॉड्स इतने पावरफुल हैं। ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग एंड नॉट ड्रॉइंग एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन, just telling you whatever I have read in multiple sources. ठीक है, तो this was the end of your chapter. I hope you find these things interested and you also need to remember all these things कि कौन सा आपका वैदिक लिटरेचर है। ठीक है, तो आपका जो वैदिक लिटरेचर है, एक बार फिर से आपको मैं हल्का सा बता रहा हूँ, एक आपका श्रुति वैदिक लिटरेचर है, एक आपका स्मृति है। पहले तो आपको इतना ही याद करना है कौन सा श्रुति है कौन सा स्मृति है। वेद आपके श्रुति में आते हैं, ब्राह्मणास, अरण्यक और उपनिषद आपके श्रुति के अंदर आते हैं। और जो आपके स्मृति लिटरेचर है उसके अंदर आपका उपंग, वेदांग, तंत्रास, उपवेद, इतिहासा और पुराण आता है। जो भी है इनके अंदर आपको मैं समझा चुका हूँ। इनके एक सिंप्लीफाइड से आप नोट्स बना लो ताकि आप लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रख सको। जो आपको मैंने बताया महा उपनिषद के बारे में, मुदाका उपनिषद के बारे में, वो आपको मैंने यहाँ पे नॉलेज दे दी है। जब आप और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको किसी और उपनिषद के बारे में भी हल्की सी जानकारी मिल जाए। बट आई डोंट थिंक कि 108 उपनिषद में कौन कौन से में क्या क्या लिखा गया है, ये मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2 क्वेश्चन पॉपुलरली रिसेंट टाइम्स में पूछे गए हैं, महा उपनिषद और मुदाका उपनिषद के बारे में, तो दैट आई हैव टोल्ड यू। तो होपफुली द थिंग्स आर नाउ मोर क्लियर टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स वेल। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद द राइज ऑफ मगध, द 16 महाजनपद्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और बहुत ज़्यादा महान राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, खासकर जिनके बारे में हम बात नहीं करते हैं यूजुअली। बट अब अगेन ये इतिहास है, हमें इसके प्रॉपर एविडेंसेस मिले। तो दिस इज यार नाउ वी आर कमिंग टू द एक्चुअल हिस्ट्री, जिसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब कल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, 16 महाजनपद्स के बारे में एंड द किंगडम ऑफ मगध, और जो उसके स्टार्टिंग के 3 परिवार जिन्होंने उसके ऊपर रूल किया था। ठीक है।